गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम लोग कहानियाँ पढ़ रहे थे जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में लगा रखी है। तो आज हम उसने कहा था कहानी पढ़ेंगे। और कहानी पढ़ने से पहले हम कवि परिचय देखेंगे, क्योंकि कवि परिचय का क्वेश्चन आ जाता है। और कवि परिचय आपके भले ही पेपर ये कहानी फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हो, लेकिन सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कहानी का भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है, भले ही आपके सिलेबस में ना हो। क्योंकि उसने कहा था साहित्य का भाग है, तो एक आध कथन ऐसे ही पूछ लिया नॉर्मल सा। तो बेसिक बेसिक नॉलेज आपको हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते सब कहानियों का होना चाहिए, भले ही आपके सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी का सबसे पहले आपको जन्म ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1883। कहाँ पर? जयपुर में। और मृत्यु हुई थी इनकी 12 सितंबर 1922 काशी काशी बनारस जो यूपी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी महीने तय सहित ध्यान रखना है, क्योंकि ये आरपीसी के सिलेबस में है। जिन कवियों का नाम स्पेशली सिलेबस में लिख रखा है ना, तो आपकी कोशिश करनी चाहिए थी उनकी जन्म दिनांक आपको याद हो, और इस दिनांक को आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बड़े कवि है तो इनके बारे में कोई ना कोई लेख जरूर छपता है। तो इनके पिता का नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? शिवराम शास्त्री। क्या नाम था? शिवराम शास्त्री। और माता का नाम गुलेरी जी के लक्ष्मी देवी। क्या था? लक्ष्मी देवी। और इनकी उपाधि कई बार एग्जाम में पूछ रखी है, तो उपाधि इनकी है इतिहास दिवाकर। ठीक है, ये उपाधि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ रखी है। फिर इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है? 3 कहानियाँ इनकी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है ना। पहली कहानी सुख में जीवन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुद्धू का कांटा इंपॉर्टेंट। तीसरी उसने कहा था, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट कहानी है। फिर घंटाघर, फिर धर्मपरायण, फिर रीछ, फिर हीरे का हीरा। हीरे का हीरा आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका नायक लहना सिंह है। तो आप ये कह सकते हो कि उसने कहा था कहानी हीरे का हीरा से प्रभावित है, या उसकी पूर्व दीप्ति यानी पहले की कहानी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आ जाए, लहना सिंह नामक पात्र किस कहानी में है? उसने कहा था तो सबको याद है, लेकिन हीरे का हीरा किसी को याद नहीं है, तो इसलिए यह आपके लिए क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट। आगे देखो, इनकी कहानियाँ हो गई। फिर संपादन, तो इन्होंने समालोचक का संपादन किया था 1902, ये ध्यान रखना। कहीं कहीं 1903 भी आता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको कर देना है। और ज़्यादा सही 1903 है, लेकिन आंसर अभी तक 1902 मान रखा है। फिर इन्होंने मर्यादा का भी संपादन किया। फिर प्रतिभा नामक पत्रिका का संपादन किया। फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी पत्रिका में योगदान नहीं दिया? तो ये 4 हैं, 4 5 जो भी है। अगर इनके अलावा कोई दूसरी आ जाए, जैसे जागरण दे दी, तो वो सही उत्तर हो जाएगा। जागरण में इन्होंने योगदान नहीं दिया था। और एक ये ध्यान रखना आपको, गुलेरी जी ने जो अशोक था ना, सम्राट अशोक, उसकी धर्म लिपियों का भी संपादन किया था। अशोक की धर्म लिपियों का संपादन किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। थोड़ा क्या कि जब भी मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ उस दिन मुझे जुकाम लग जाता है, पता नहीं क्या कारण है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना इनको, है ना। तो धर्म लिपियों का संपादन किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर इनका निबंध, ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है ना, करीब करीब सारी मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इनको रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। इनका निबंध है मुहारे सी मोही कुंठाऊ, फिर कछुआ धर्म, फिर जे जमुना मैया। तो ये निबंध इनके पूछ रखे हैं, और यही इनके निबंध इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये एक बार गलती से कहीं पूछ लिया तो मैंने यहाँ चिपका दिया, तो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि मेरी अप्रोच रहती है, अभी जो एग्ज़ाम में पूछ रखा है ना पहले, तो कम से कम वो तो इस वीडियो में अपने नोट्स में शामिल करूं। भाई अच्छा टीचर वही होगा मेरी नज़र में जो आज तक के आए हुए एग्ज़ाम का कंटेंट अपने नोट्स में शामिल कर ले। भाई जो आए हुए एग्ज़ाम का कंटेंट भी शामिल ना कर पाए, तो क्या गारंटी कि आने वाले एग्ज़ाम में उनके कंटेंट से क्वेश्चन आए। तो इसलिए जो पेपर पहले हो रखे हैं वो तो कम से कम इंक्लूड होने चाहिए। आप किसी से पढ़ो तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो उनके कंटेंट में है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इनकी आलोचना। तो पुरानी हिंदी इनकी क्या है? आलोचना है। फिर इन्होंने अनुवाद किया था, और रॉबर्ट बर्न्स की कविता का अनुवाद 1905 में किया था बेन कर्जन के नाम से, ये भी पूछ रखा है। और निबंध इनके कौन कौन से हैं? सुमिरिन के, मन के, जो 3 लघु निबंधों में बंटे हुए हैं। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, जो
कक्षा 12 की किताब है, उसमें है ये, है ना। सुमिरिन के मन के, किसका है, गुलेरी का निबंध है, जिसके 3 भाग है। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेगी और ये किताबों में मिलती है, और किताबों के क्वेश्चन सीधे के सीधे छपते हैं। फिर इनका लेख है एक 81 नागरी प्रचारणी सभा, जो 1921 में लिखा था। काशी नागरी प्रचारणी सभा में पुराने हिंदी नाम से लेख लिखा था। और इनका दूसरा लेख है डिंगल, जो 1922 में, एक तो 1921 का है और एक 1922 का। ये दोनों इनके क्या है, ये इनके दोनों लेख हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इनके 2 कथन महत्वपूर्ण हैं कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश ही मुख्य भाषा थी। ये कथन पूछ ले किसका है, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है। ये विक्रम की 7वीं से 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश ही क्या थी, मुख्य भाषा थी, तो ये गुलेरी का कथन है। फिर उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा भी किसने दी, गुलेरी ने दी। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान में। कथन की बात हो गई। अब उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी के बारे में भी हमें ऊपर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर की अप्रोच होती है कि वो पृष्ठभूमि से ही क्वेश्चन पूछ ले। तो उसने कहा था कहानी अपने सीधे सिलेबस में है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए ना। तो ये सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में छपी थी, मतलब जब गर्मी की छुट्टियां होती है ना स्कूल में, तब गुलेरी जी ने ये कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और सरस्वती पत्रिका में उस टाइम कोई कहानी छपना बहुत बड़ी बात होती थी, ये बड़ी फेमस पत्रिका थी। तो ये कहानी किस पत्रिका में छपी, सरस्वती पत्रिका में। कब छपी, जून 1915। ये महीना तक आपको याद रखना है। मैंने अगर महीना लिखा है तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। तो बार बार मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उस पेपर में आया है, तो वैसा कहने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद समझदार हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसके बारे में कुछ कथन है। डॉक्टर मधुरेश व राजेंद्र यादव ने उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। प्रथम कहानी वो तो है, तो वैसे कौन सी, इंदुमती, लेकिन आपको ध्यान इसमें रखना है। और एक वो तो थी ना टोकरी भर मिट्टी, अलग अलग मानी है, लेकिन मधुरेश और राजेंद्र यादव का रेफरेंस दे के पूछ ले कि उन्होंने हिंदी की पहली कहानी किसे माना, तो वो उत्तर होगा उसने कहा था, जो जून 1915 किस में छपी, सरस्वती पत्रिका में। आगे देखो। और फ्लैशबैक शैली में लिखी पहली श्रेष्ठ कहानी है, पूछ ले कौन सी, उसने कहा था कहानी, जो फ्लैशबैक शैली में लिखी पहली श्रेष्ठ कहानी है। फिर बच्चन सिंह का एक कोटेशन है, उसने कहा था कहानी सोमनाथ के मंदिर की तरह आकाश में लटकती हुई प्रतीत होती है। भावुकता को चुंबक से हटा दिया जाए तो मूर्ति धरती पर खंड खंड हो जाएगी। ये कथन किसका है भाई, ये बच्चन सिंह का कथन है, जिन्होंने उसने कहा था कहानी के बारे में कहा है। ये आपको ध्यान में रखना। और मैं स्पीड में इसलिए रहता हूँ कि आपका कम टाइम में चीज़ें हो जाए। मैं से घुमा घुमा के बार बार घुमाऊँगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि विद्वान बनना है। ठीक है, विद्वान मैं खुद भी नहीं हूँ। आगे देखो। एक शुक्ल का कथन है ये कि इस कहानी में भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लजता, वेदना की विभत्स प्रवृत्ति नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। कहानी की भाषा तक और यथार्थवादी रंग लिए हुए निसंदेह ये हिंदी साहित्य की अमर कहानी है। क्वेश्चन आ जाए, शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अमर कहानी किसे कहा, उसने कहा था को। और ये क्या रहा कि इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये छोटी छोटी लाइन एग्जामिनर हटा के पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर आगे देखो। अब इस कहानी में क्या है, तो पहले हम थोड़ा इसका इंट्रो देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि बाद में आपको पता चल जाएगा, आप कहानी पढ़ोगे। कायदे से तो ये कहानी के बाद की चीज़ें हैं, लेकिन मैं पहले बताऊंगा, क्योंकि कई सेकंड ग्रेड वाले, कई फर्स्ट ग्रेड वाले, कई असिस्टेंट प्रोफेसर वाले देख रहे हैं, तो उनको यहाँ से सीधा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ये सीधी लगी नहीं है। तो अगर ये भी देख लेंगे ना, तो उनको पता रहेगा भी कि उसने कहा था कहानी में ये चीज़ें हैं। तो इस कहानी में प्रेम, बलिदान वे कर्तव्य तथा आत्मोत्सर्ग की, निस्वार्थ प्रेम की वे गहरी व्यंजना प्रस्तुत की गई है। प्रेम, बलिदान, कर्तव्य, आत्मोत्सर्ग की और निस्वार्थ प्रेम, इनकी गहरी व्यंजना इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। आगे देखो। और इस कहानी में क्या है, ये कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। किसकी पृष्ठभूमि पर, युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, ना कि युद्ध पक्ष पर। इंपॉर्टेंट है, युद्ध पक्ष पर नहीं लिखी गई है, युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कौन सा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है। ये मैंने वापस लिखा था, पृष्ठभूमि कौन सी है इसकी, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 के
बीच में चला था और हमने शुरू में पढ़ा था कि ये कहानी सरस्वती पत्रिका में कब छपी, या आप अब कमेंट करोगे, हमने पहले देख लिया है। आगे देखो, ये कहानी आदर्श प्रेम व देशभक्ति की कहानी है। कैसी कहानी है? आदर्श प्रेम व देशभक्ति की कहानी है। इस कहानी में एक तरफा प्यार दिखाया गया है, यानी वन साइडेड लव इसमें दिखाया गया है। एक तरफा प्यार होने के बावजूद भी ये किस तरह उसके कहने पर क्या क्या नहीं करता है, आप ये कहानी पढ़ोगे तब पता चलेगा, क्योंकि उसने कहा था, नाम भी वहीं से आया है। ठीक है, आगे देखो, युद्ध व प्रेम संवेदना को इस कहानी में आधार बनाया गया है। युद्ध और प्रेम संवेदना को इस कहानी में आधार बनाया गया है। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रेम और कर्तव्य दोनों का विवेचन है, प्रेम का भी है और कर्तव्य दोनों का इस कहानी में विवेचन है। और भाषा कैसी इस कहानी की? स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में मिलता है। और इस कहानी के भाग या परिच्छेद पूछ ले तो इस कहानी के भाग या परिच्छेद कितने हैं? 5 परिच्छेद है, उसने कहा था कहानी के। पहले परिच्छेद में क्या है? बचपन की शरारत का चित्रण है। दूसरी कहानी में सैनिक छावनी में आपस में बातचीत करते दिखाए गए हैं। तीसरे में क्या है? ठंड से जो बोधा होता है ना, बोधा सिंह, उसकी सेवा करता है लेना सिंह, वो दिखाया गया है। चौथी परिच्छेद में लड़ाई है और लेना की घायल अवस्था का चित्रण है। ठीक है, और 5वां परिच्छेद यानी लास्ट परिच्छेद में क्या है? घायल लेना को पुरानी बातें याद आती है 5वें परिच्छेद में। तो ये 5 परिच्छेद आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले परिच्छेद ये भाग कितने हैं, तो 5 भाग या परिच्छेद है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे देखो, पात्र। इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं? ये पहला है सूबेदार हजारा सिंह, फिर सूबेदार निहोरा है, फिर जमादार लेना सिंह है, फिर बोधा सिंह है। ये बोधा सिंह इनका पुत्र है, सूबेदार निहोरा और हजारा सिंह का, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहानी इन 4 कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है ज़्यादा। फिर वजीरा सिंह है जो पलटन का क्या है? विदूषक है। फिर एक माँ सिंह आएगा, फिर एक लप्टन साहब है, फिर अब्दुल्ला है, फिर डाक बाबू पोलू राम है, और एक फिरंगी मैम है जिनका जिक्र हुआ है। देखो, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो खुद इस कहानी में नहीं बोले, जैसे माँ सिंह इस पर कहानी बिल्कुल नहीं बोला, नाम जरूर आया है। डाक बाबू पोलो राम भी इस कहानी बिल्कुल नहीं बोलता है, फिरंगी मैम भी नहीं बोलते और अब्दुल्ला भी नहीं बोलता। मतलब ये इनडायरेक्ट पात्र या करेक्टर है, क्योंकि इनकी बातें करते हैं आपस में दूसरे करेक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन आ जाए कि उसने कहा था कहानी में कौन से पात्रों को बोलते हुए नहीं दिखाया गया है, तो माँ सिंह, अब्दुल्ला, डाक बाबू पोलो राम, फिरंगी मैम और बोधा सिंह। तो बोधा सिंह इसमें बोलता, बाकी सारे नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर महत्वपूर्ण संवाद। इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण संवाद है, मेरे हिसाब से पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई फर्स्ट ग्रेड वाले देख रहे हैं, है ना। तो पहला लेना सिंह का संवाद है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाना से 10 गुना झाड़ा मैं तथा ऊपर से बर्फ। अब क्वेश्चन आ जाए ये कथन किसका है, तो लेना सिंह का है, उसने कहा था कहानी में। वैसे हम पढ़ेंगे तब ये काम आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये संवाद उतार लिए हैं। फिर फिरंगी मैम सूबेदार हजारा को क्या कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मतलब फिरंगी मैम है वहाँ की, जो सूबेदार हजारा को सिंह को कहती है कि तुम राजा हो, है ना, जो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। फिर लेना सिंह का कथन है, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ा और बिन लड़े सिपाही, यानी बिना फेरे तो घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये कथन किसका है? लेना सिंह का। कथन आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से आप ये कथन भी देख लो ना, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर देखो लेना, ये तो हमने पढ़ लिया ना। आगे देखो, सूबेदार हजार सिंह का कथन है, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है। ये कथन किसका है? सूबेदार हजारे सिंह का, जो लेना सिंह को ये कहते हैं। और लेना सिंह का एक कथन और है, एक दवा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ये कथन किसका है? लेना सिंह का। ये आप कहानी पढ़ोगे ना तो आपके कवर हो जाएगा एकदम अच्छे से। और हजारा सिंह लेना सिंह को क्या कहता है? उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। ये इनडायरेक्ट कथन है, आपको पता नहीं चलेगा कथन है किसका। तो उद्यमी लेना को कहा है सूबेदार हजारा सिंह ने। वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, और इसका कथन, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये वजीरा सिंह का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हजारा सिंह का कथन है, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमाओ जमीन यही मांग लूँगा और फूले के बूटे लगाऊंगा। तो ये कथन है हजारा सिंह जो सूबेदार है। फिर हजारा सिंह लेना को क्या कहता है? झाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। तो ये कथन है हजारा सिंह का, जो लेना सिंह को हजारा सिंह कहते हैं। देखो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कथन कहानी हम पढ़ेंगे पूरी अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और
वजीर का कथन किया, क्या कयामत आ गई? जब लेना सिंह वजीरा से टकराता है ना, जब वो नकली लेफ्टन साहब आते हैं तब की बात है, क्या कयामत आ गई है? ये वजीरा सिंह का कथन है। आगे देखो, लेना सिंह, 8 नहीं 10 लाख एक एक अकाले सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये कथन किसका है? लेना सिंह का। और एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो ये लाइन कौन सी कहानी से ली गई है? उसने कहा था कहानी से ली गई है। ठीक है साथियों, अगर आप इतना ही देख लेते हो ना तो भी आपका क्वेश्चन 90% सही हो जाएगा। फिर अब हम पढ़ेंगे पूरी कहानी विस्तार से। देखो इसमें 5 परिच्छेद हैं, 5 भाग हैं। आपको ध्यान रखना है कौन से भाग में कौन सी घटनाएं घट रही है। शुरू कर रहे हैं हम अब ये कहानी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। मतलब बड़े बड़े शहर वालों को लेखक क्या कह रहा है कि इक्के वालों की जुबान की कोड़ों से पीठ छिल गई, मतलब ऐसे तरह के वो गालियाँ दे रहे हैं, मतलब जो कोई बीच में आ जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए, कि जिस तरह अमृतसर के लोग गलियों में बोलते हैं ना उस तरह बोलकर मरहम लगाएं। ऐसे मतलब ऐसे न बोले किसी को ज़्यादा बुरा लगे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ी की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, मतलब घोड़े की नानी से निकट संबंध स्थिर करना, मतलब उनको गालियाँ दे रहे हैं नानी वगैरह के। ठीक है, कभी राह चलते, ये तो क्या कहे कि इनसे सीखे। बड़े बड़े शहर वाले किससे सीखे? अमृतसर के बम्बू कोट वालों से सीखे। ये कहानी देखो अच्छी कहानी है और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इनसे सीखे किसके लिए आ रहा है ये? अमृतसर वालों से। कौन सीखे? बड़े बड़े शहर वाले। इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंख के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनकी पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। संसार भर की गलानी, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की शीत चले जाते हैं। तब अमृतसर से उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सबर का समुद्र उमड़ा उमड़ा कर। ये अमृतसर वाले क्या कहते हैं, देखो कोई भीड़ होती है तब, बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, यानी बादशाह का बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और पारे वाले के जंगल में से राह खेते, क्या मजा ले जी और शाह बिना सुने किसी को हटना पड़े। जब रास्ते में कोई आ जाता है ना तो बड़े बड़े शहर वाले तो क्या गालियाँ निकालते हैं, लेकिन अमृतसर के जो बम्बू काट के गली वाले हैं ना वो इस तरह के मतलब कहते हैं लड्डी वालों के लिए। कौन कहते हैं? पूछ ले क्या क्या नहीं कहा लड्डी वालों के लिए वहाँ के लोगों ने। बच्चों खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह यानी बादशाह। तो ये आपको ध्यान में रखना सारे है ना कि भाई लड्डी वालों के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अमृतसर के जो तांगे मतलब वो चक्करदार गलियों में जो तांगे वाले होते हैं ना वो। ठीक है, आगे देखो, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचों के बारे वाले के जंगल में से राह खेते, क्या मजाल है जी और शाह बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, जीभ चलती है पर मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी यानी चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली का ये नमूना है। भाई उनकी जीभ तो अमृतसर वालों की भी जीभ चलती है, लेकिन कैसे चलती है? मिट्टी छुरी की तरह महीन, है ना। जब कोई बुढ़िया बीच में आ जाती है तो वो क्या बोल चेतावनी देते हैं, क्या बोलते हैं? हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी का उम्र वाली। मतलब इस तरह कहते हैं कि जैसे कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब ठीक है। अब बुढ़िया सामने आती है तब ये कहते हैं, और लड्डी वाले को क्या कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लड्डी वाले के लिए तो ये है सारे जो मैंने पहले बताए, और बुढ़िया को हटाने के लिए क्या कहते हैं? हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वाली। थोड़ा इनको ध्यान में रखना आप। समष्टि में इनका अर्थ क्या है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, इनके अर्थ है ना। तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ठीक है, तो ये कहानी की शुरुआत है जो तंग गलियों से मतलब जो तांगे वगैरह निकलते हैं ना तो वहाँ से लेखक ने शुरुआत करी है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का कौन है? ये लेना सिंह, जिसकी उम्र कितनी है? 12 साल, और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। एक लड़का और एक लड़की कहाँ पर आ मिले?
चौक की एक दुकान पर आ मिले। लड़का लेना सिंह जो 12 साल का और होरा, लड़की का नाम क्या होरा, जो 8 साल की है, एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। उसके यानी लेना सिंह के बाले से और ढीला सूतना किसका है, जो लड़की है उसका। तो दोनों कपड़ों से और बालों से क्या लग रहे हैं कि दोनों सिख हैं। वे अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया है। दही लेने कौन आया, लेना सिंह। तो ये भी ध्यान रखना है कि लेना सिंह जब पहली बार होरा से मिला या लड़की से मिला तो वो क्या लेने आया था, वो दही लेने आया था। मैंने लिख रखा है, मैंने अंडरलाइन की हुई इसलिए अपलोड करी है कि आपको अंडरलाइन नहीं करना पड़े। मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। तो आपके टाइम बच जाएगा और आराम से आप इन्हें सुनो, है ना। तो दही लेने कौन आया, लेना सिंह। लेना सिंह की उम्र कितनी है, 12 साल, होरा की 8 साल। दोनों कहाँ मिले, एक चौक की दुकान वाले। कहाँ पर, अमृतसर। अमृतसर के बम्बू कोट एक गली है, वहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। कौन, लेना और होरा। तब इनकी उम्र कितनी है, 12 और 8। और ये रसोई के लिए बढ़िया। और होरा क्या लेना, ये बढ़िया। और वो क्या लेना आया, दही लेना आया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, मतलब दोनों अब बाहर खड़े थे और दुकानदार था जो एक परदेसी से गूंथ रहा था, यानी उलझ रहा था, जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। जो शेर पर, बताओ एक शेर में कितने संख्या होती है, बताना। एक शेर का वजन क्या होता है, ये शेर क्या है, इसका अर्थ आप कमेंट करके बताना। दुकानदार क्या कर रहा था, गिले पकड़ कर गड्डी को बिना गिन रहा था, ठीक है। तब आपस में इन दोनों की बातचीत हो जाती है, किनकी, लेना सिंह और होरा की। लेना क्या कहता है, वो लड़के से, तेरा घर कहाँ है। होरा कहती है मगरे में है। और वापस पूछती है, और तेरा कहाँ है। लेना बोलता है मेरा घर मांझे में है। और वापस ये क्या पूछता है, यहाँ कहाँ रहती हो। तो वो लड़की क्या कहती है, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो होरा कहाँ रहती है, मामा के यहाँ। जो मामा कहाँ रहता है, अतर सिंह की बैठक में। और लेना कहाँ रहता है, मांझे में। फिर लेना क्या कहता है, मैं भी मामा के घर आया हूँ और उनका घर कहाँ है, गुरु बाजार में। अब देखो ये ध्यान रखना है, होरा के मामा का घर तो है अतर सिंह की बैठक में, और लेना का घर कहाँ है, गुरु बाजार में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और लेना है कहाँ का, मांझे का है, ठीक है। इतने में दुकानदार निपटा और इतनी इनकी बात हुई आपस में, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी बात की। तो इतने में दुकानदार उन पापड़ जो दिए थे ना, उनसे निपट गया और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। जिन्होंने सौदा मतलब जो चीज़ वो लेने आए थे, दही और क्या, बढ़िया, दही और बढ़िया ही थी ना, हाँ बढ़िया। तो लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, लेना ने क्या पूछा लड़की से, कि तेरी कुड़मई हो गई क्या, यानी तेरी सगाई हो गई क्या। लड़का पूछ रहा है, मतलब पता करना चाह रहा है, इसको हो सकता है ये लड़की पसंद आ गई हो। तो क्या पूछ रहा है कि तेरी कुड़मई हो गई। कुड़मई का अर्थ क्या है, सगाई, ठीक है। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई। लड़की आंख चढ़ाकर दत्त कहकर वहाँ से चली गई। लड़की ने दत्त कहकर दौड़ गई, इनकी लड़की शर्मा गई और दौड़ गई, क्योंकि लेना ने क्या पूछा कि तेरी कुड़मई हो गई। तो वो दत्त कहकर दौड़ गई। वो लड़का मुंह देखता रह गया, लेकिन लड़का क्या करता रह गया, मुंह देखता गया। एक बार क्वेश्चन आया कि तेरी कुड़मई हो गई, इसमें लेना का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, तो निश्चल प्रेम भाव है ना, ध्यान रखना, निश्चल प्रेम भाव व्यक्त हो रहा है। अब देखो दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। मतलब दूसरे तीसरे दिन कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ अचानक दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा, मतलब महीने भर ये मिलते ही रहे। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, किससे, लड़की से, कि तेरी कुड़मई हो गई। मतलब हर बार ये लड़का पूछ रहा है लड़की से, कुड़मई हो गई, मतलब ऐसे ही ये मजाक मजाक में पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर में वही दत्त मिला, मतलब हर बार उत्तर में वही दत्त मिलता है। मतलब वो शर्मा के भाग जाते हैं दत्त, ठीक है। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, मतलब ऐसे ही एक दिन और हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध, संभावना क्या थी कि दत्त बोलेगी, बोली हाँ हो गई। कि कब, लेना पूछ रहा कि कब हुई, है ना। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रही है, बंद कर देता। सॉरी साथियों, बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही थी तो उनको क्या, गेट को बंद किया मैंने, क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, आपके काम आ जाएगा, है ना। तो आगे देखो, हम कहाँ थे कि एक दिन ऐसे ही जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध, क्योंकि लड़के को क्या संभावना थी कि दत्त बोलेगी है, बोली हाँ हो गई। तो लेना बोल रहा कब, कि कल। तो कब हुई, कल। देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू। वो लड़की कहती है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा रेशम से कटा हुआ सालू, रेशम से कटी हुई ओढ़नी नहीं दिख रही है, मतलब आज इसकी सगाई हो गई। और लड़की भाग गई। बेचारे लेने का दिल टूट गया, क्योंकि वो आपस में उससे प्रेम करने लगा था, है ना। लड़की भाग गई, लड़की ने घर की राह ली। लड़की तो घर की तरफ चली गई
और अब देखो लड़का, इसका दिल टूटा है, तो ये क्या क्या कांड करता है ये आपको ध्यान में रखना, इसका क्रम पूछा जा सकता है। तो देखो ये सगाई हुई है ना, ये कहानी बाल विवाह का भी संकेत दे रही है, ध्यान रखना। वैसे विवाह का तो नहीं कह सकते क्योंकि इनकी सगाई हुई है, कुड़मई का अर्थ सगाई हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई सगाई हुई तो शादी भी हुई होगी, तो ये कहानी बाल विवाह का भी संकेत दे रही है। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, लड़का घर की तरफ जा रहा है, रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया गुस्से में, क्योंकि उसने कह दिया कि मेरी सगाई हो गई, तो एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, गुस्सा है ना। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, उसको मतलब जो कमा गया उसको भी इधर उधर कर दिया। एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के थैले में क्या दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि भाई, तब जाकर कहीं घर पहुंचा। मतलब इतना दिल टूटा कि इसने ये कांड करे सारे। पहले देखो, पहले क्या है कि एक लड़के को मोरी में धकेला, और छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, और सामने ना कराती हुई वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि भाई, तब जाकर ये लड़का घर पहुंचा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्रम से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो, अब दूसरा शुरू हो रहा है परिच्छेद। पहले परिच्छेद में क्या बचपन की शरारत बताई गई है। अब दूसरे परिच्छेद में हमने देखा था क्या है, छावनी में आपस में सैनिक बात कर रहे हैं। अब लेना सिंह शुरू करता है दूसरे परिच्छेद में, राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियाँ अकड़ गई है, लुधियाना से 10 गुना झाड़ा में तथा ऊपर से बर्फ। अब ये कथन सीधा पूछा जा सकता है कि लेना सिंह किसको कह रहा है। लेना जमादार है, क्या है, लेना सिंह जमादार है। तो ये हजारा सिंह और लेना की आपस में बात चल रही है। हजारा सिंह कौन है, सूबेदार है, ठीक है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए गनीम, गनीम का अर्थ क्या होता है, क्या है गनीम, यानी शक, कहीं दिखता नहीं, है ना। गनीम है शत्रु, सॉरी ना, गनीम कहीं दिखता नहीं। 2-2 घंटे कान के पर्दे फोड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदकें हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। मतलब शत्रु दिखता नहीं, लेकिन मतलब वो धमाके हो जाते हैं, खंदकें हिल जाती है ना। गनीम किसके लिए है, शत्रु के लिए। 100-100 गज धरती उछल पड़ती है, इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले आते हैं। नगर कोट के जलजले का जिक्र हुआ है, वो तो सुना था, लेकिन यहाँ कितने जलजले आते हैं, 25 जलजले आता है। ये लेना सिंह कहता है हजारा सिंह को, है ना। जो कहीं खंदक से बाहर सापा या खून निकल गई तो चटाक से गोली लगती। मतलब अगर खंदक से, यानी खंदक यानी खड्डा था, उसमें सैनिक छुपे हुए थे। देखो अपने देश की रक्षा सैनिक किस तरह करते हैं, आज भी करते हैं, किस तरह वो बर्फ़ में रहते हैं, है ना। कश्मीर वगैरह वहाँ शानदार बर्फ़ गिरती है, तो हमें उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा बाहर साबा भी निकल जाए ना, तो चटाक से क्या गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। पता नहीं ये मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्तियों में छिपे हैं, ठीक है। आगे देखो, अब सूबेदार क्या कह रहा है वापस लेना को, लेना ने वो चीज़ें कही थी पहला पैराग्राफ। अब सूबेदार हजारा सिंह लेना को कह रहा है, लेना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिताई दिए और परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। तो इसका मतलब ये है भाई 7 दिन आरी बारी वाली ड्यूटी ये करते थे, है ना। 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों से झटका करेंगे, बकरे को काटेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। ये सूबेदार हजारा सिंह कह रहे हैं कि 7 दिन है, फिर 7 दिन छुट्टी में हम बकरा काटेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। फिरंगी मेम का जिक्र कौन कर रहे हैं, सूबेदार हजारा सिंह। ध्यान रखना, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, मतलब वहाँ से फल और दूध लेते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं लेती। वो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये कथन किसका है, फिरंगी मेम का। फिरंगी मेम का जिक्र किसने किया है, सूबेदार हजारा सिंह ने। फिर लेना क्या कहता है, 4 दिन तक पलक नहीं चपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। ये कथन है लेना सिंह का। आगे देखो, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर ना लौटूं, तो मुझे दरबार साहिब की देली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। ये कह रहा है अगर मुझे क्या है हुक्म मिल जाए तो मैं 7 जर्मनों को अकेला मार कर नहीं लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। आपस में बात कर रहे हैं, पाजी कहेंगे। कल्लों यानी मशीन, है ना। कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फोड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। जो अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं, अंधेरे में तो 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। ये गोला कितना मन का है, 30 मन का। एक मन में कितने किलो होते हैं भाई, 40 किलो, ठीक है। और उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। दावा किया था 4 मील तक एक भी जर्मन को नहीं छोड़ा। पीछे जनरल साहब ने हटाने का कमान दिया, नहीं तो वहाँ चला जाता है ना। हाँ, ये सूबेदार मतलब लेना कह रहा है सूबेदार को
फिर हजारा सिंह वापस कह रहे सूबेदार नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, क्यों अब ये मजाक कर रहे हैं, नहीं तो सीधा आप बर्लिन पहुंच जाते अगर जनरल साहब नहीं रोकते। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, ये कथन किसका है? सूबेदार हजारा सिंह का। आपस में बातचीत चल रही है लेना सिंह की और सूबेदार हजारा सिंह की ना। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। क्या कह रहे हैं? लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, मतलब एक तरफ बढ़ने से क्या होगा, वो पीछे से हमला कर देंगे। तो बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। ये कौन कह रहे हैं? सूबेदार हजारा सिंह। आगे देखो, सूबेदार जी सच है, लेना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में जड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता ही नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बाउलियों के सोते यानी झरने झर रहे हैं, एक दवा हो जाए तो गर्मी आ जाए। लेना सिंह कह रहा है कि एक बार एक दवा हो जाए तो शरीर में क्या आ जाए, गर्मी आ जाए। फिर हजारा सिंह लेना को कह रहा है उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। तो भाई गर्मी के लिए क्या कर, तू उठ और सिगड़ी में क्या डाल, कोयले डाल के उद्यमी उठ। ये हजारा सिंह जो सूबेदार है वो लेना सिंह को कह रहा है। वजीरा को क्या कह रहा है? वजीरा तुम 4 जने बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। देखो सूबेदार जो इनकी है ना टुकड़ी, उनका प्रमुख होता है, तो इसको तो कह रहा है तू सिगड़ी में कोयले डाल, और वजीरा को क्या कह रहा है? तुम 4 जने बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। और माँ सिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पेरा बदलवा दो। अब माँ सिंह को क्या कह रहा है कि शाम हो गई है और खाई के दरवाजे का क्या करो, पेरा बदलवा दो। ये भी इनको सूबेदार कह रहा है। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। ये सब काम उनको बता दिए, फिर खुद क्या खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह जो पलटन का क्या था, विदूषक था, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा यानी पादरी बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, तो वजीरा सिंह की पंक्ति है जो कहता है मैं पादा बन गया हूँ, पादरी बन गया हूँ। और विदूषक किसे कहता है? जो मतलब ये है ना खंदक में जो भी सैनिक है उनको, मतलब कॉमेडियन टाइप है ना, वो हंसाता रहता है इनको। तो यह वजीरा सिंह। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लेना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूज में पानी दो। ऐसी खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। जो पानी जो खंदक से बाहर फेंक रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि ऐसा पानी कहीं भी नहीं मिलेगा। लेना सिंह किसको कह रहा है? वजीरा को कह रहा है। ठीक है। हाँ देश क्या स्वर्ग है, हाँ देश क्या स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 कुमाऊँ यानी 8 बीघा ज़मीन ही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ये सूबेदार कह रहा है इनको, किनको? सूबेदार हजारा सिंह, लेना सिंह और वजीरा सिंह दोनों को कह लो भले। उनको कह रहा है कि हाँ देश क्या है, क्या ये स्वर्ग है, और मैं लड़ाई के बाद सरकार से 10 कुमाऊँ यानी 8 बीघा ज़मीन यही मांग लूँगा और फूलों के बूटे यानी पेड़ लगाऊंगा। आपस में बातचीत करें। ठीक। वजीरा क्या कह रहा है वापस, लाड़ी होरा को भी यही बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में मजाक कर रहा ना? चुप कर। सूबेदार क्या कर, खुद चुप कर, यह वालों को शर्म नहीं है। ठीक है। तो आपस में चर्चा चल रही है ना। वो राजा सूबेदार के लिए आया, वो ध्यान रखना। वो फिरंगी में ने कहा ना, तुम मेरे राजा हो जो हमें मेरे मुल्क को बचाने आए हो। सूबेदार क्या कह रहा है? देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वे सिगरेट देने में हट करती है। हजारा क्या कह रहे हैं कि सिख सिगरेट नहीं पीते, मतलब तंबाकू नहीं पीते, वे सिगरेट देने का हट करती है। अब पहले एक विशेषता है सिखों की, क्या है? वो तंबाकू नहीं पीते, होठों में लगाना चाहती है, वो ज़बरदस्ती होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। कि मैं ज़बरदस्ती वो करती है ना फिरंगी मैम, तो मैं पीछे हटता हूँ तो उनको लगता है कि राजा बुरा मान गया, नहीं सूबेदार बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क को बचाएगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अब वो पूछ रहा है कि बोधा सिंह कौन है? हजारा सिंह का पुत्र है, कि अब कैसा है? तो अच्छा है, जवाब दे रहा है। सूबेदार क्या कह रहा है फिर लेना को, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो। कि जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, सूबेदार कह रहा है कि दोनों कंबल तो आप उसे दे देते हो और खुद सिगड़ी के सारे गुजर करते हो, उसके पैरे पर आप पैरा दे आते हो, अपने सूखे, एक मिनट में क्या लिख रखा है, अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप किचन में पड़े रहते हो। मतलब ये बोधा सिंह के लिए इतना कुछ कर रहा है, कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना। सूबेदार बोधा इसको लेना को कह रहा है, कहीं तुम मांदे यानी बीमार ना पड़ जाना। झाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। मुरब्बा नहरी सिंचाई भूमि होती है ना, उसके लिए आया मुरब्बा शब्द। और ये कथन है किसका भाई? हजारा सिंह का। जो सूबेदार हजारा सिंह है वो लेना सिंह को कह रहा है। ठीक है। लेना सिंह क्या कह रहा है? मेरा डर मत करो, मैं बिल्कुल बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। अब इसकी इच्छा क्या है कि मैं कहाँ मरूंगा? मैं बिल्कुल बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के
पेड़ की छाया होगी। लेना सिंह कह रहा है कि मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्यों मरने की बात लगाई है, मेरे मरे जर्मन और तुर्क आप भाइयों कुछ गाओ। सारी खंदक गीत से गूंज उठी। सिपाही फिर ताजा हो गए, मानो 4 दिन से सोते मौज ही करते रहे। ये गीत गाया भाई वजीर सिंह ने कि दिल्ली सेठते पिसोर ना जानिए, ऐसे कुछ गीत है जो इसमें है नहीं, आप ध्यान रखना। पूछ ले गीत दूसरे भाग में गाया है, किसने गाया है? वजीर सिंह ने। पहली जो भाग था उसमें देखा था बचपन की शरारत के बारे में, दूसरे में आपस में चर्चा कर रहे हैं। अधिकतर चर्चा किसने करी है? लेना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह ने। बीच बीच में वजीरा सिंह भी आया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और गीत किसने गाया कि दिल्ली सेठते पिसोर ना जान दिए, ये वजीरा सिंह ने गाया। अब तीसरा भाग शुरू हो रहा है। दोपहर हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिन पर अपने कंबल बिछाकर, लेना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट किसे कहते हैं? ओवरकोट ओढ़ कर सो रहा है। बोधा सिंह क्या करा? खाली बिस्कुट के 3 टिनों पर अपना कंबल बिछाकर, लेना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। ये बीमार सही है ना बोधा सिंह। लेना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुख पर, एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा रहा है, क्यों बोधा भाई क्या हुआ? पानी पिला दो। यहाँ बोधा कह रहा है पानी पिला दो, लेकिन पानी पिला दो का जिक्र आगे लेना सिंह भी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन कह रहा है पानी पिला दो? बोधा सिंह कह रहा है लेना को। लेना सिंह ने कटोरा उसकी मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम में तार तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, यानी कंपी छूट रही है, ये बता रहा है बोधा सिंह लेना को। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम? कि भाई मैं पहन लूँगा, तुम क्या पहनोगे? कि मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे तो पसीना आ रहा है, इसलिए आप ये चीज़ें पहन लो। आगे देखो ना, नहीं मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर लेना। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। अब लेना सिंह बहाना बना रहा है क्या? मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज सवेरे ही विलायत से मैं बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लेना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। मतलब सब उससे दे रहा है, क्योंकि ये क्यों दे रहा है हम आगे आपके आएगा, ठीक है, अभी बता दूंगा, फिर क्या कहानी का मजा नहीं रहेगा ना। सच कहते हो? और नहीं जज, यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पर पहनकर पैरे पर जा खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मतलब लेना सिंह झूठ बोल रहा था, ये मात्र कथा थी, ऐसा कुछ नहीं था। आधा घंटा बीता, इतने में तो खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। आधा घंटा बीत गया इस बात को, तो खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। लेफ्टिनेंट क्या करे? देखो इस समय दावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। मतलब ये नकली कोई लेफ्टिनेंट बन के आया है, इनको हजारा सिंह ने सूबेदार को ऑर्डर दे रहा है कि इस समय क्या करना होगा? दावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। क्या है? मील भर की दूरी पर और पूर्व के कोने पर। मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है ना, इसको स्पेशली ध्यान रखना है, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अंडरलाइन की हुई चीज़ें यहाँ सीधी दे दी है। तो पूर्व के कोने पर, ठीक है, मील भर की दूरी पर क्या है? जर्मन की खाई है। उनमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। ये नकली लेफ्टिनेंट कह रहा है सूबेदार हजारा सिंह को, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ रहे, यानी इस खंदक में आप 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले, उनसे जा मिलो। 10 आदमी को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको लेकर आप वहाँ जाओ, है ना। खंदक छीन कर वहीं तब तक दूसरा हुक्म ना मिले, और खंदक छीन कर वहीं डटे रहना जब तक दूसरा हुक्म ना मिले। डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, यानी हम यहाँ रहेगा, ये कह रहा है नकली लेफ्टिनेंट जो आया है सूबेदार हजारा सिंह को कि जी हुक्म, जो हुक्म। आगे देखो सब चुपचाप तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लेना सिंह ने रोका। मतलब सब तैयार हो गए, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता था, तो बोधा सिंह कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लेना ने उसे रोका। लेना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया कि भाई आप मत चलो, आप इसका ध्यान रखना, है ना। बोधा की ओर इशारा किया। लेना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत यानी बहस हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लेना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लेना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। इस सिगरेट के इशारे से इन्हें पता चल गया कि कोई नकली आदमी है, लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, है ना। आंख मारते मारते लेना सिंह सब समझ गया। मतलब
पलक झपकते, आँख मारते हैं पलक झपकते झपकते लेना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। मुंह देखा, बाल देखा, क्योंकि लेफ्टन साहब के तो पट्टियों वाले बाल, ये लेफ्टन साहब के बाल कैसे थे ओरिजिनल के, पट्टियों वाले बाल, एक दिन में कहाँ उड़ गए। लेना सोच रहा है कि लेफ्टन साहब के तो पट्टियों वाले बाल थे, एक दिन में कहाँ उड़ गए, उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, यानी कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ आ गए, वो सोच रहा है ये, क्योंकि ये लेफ्टन नकली है। असली लेफ्टन जो या तो गिरफ्तार हो गया या फिर उसे मार दिया, ऐसा ये सोचेगा भी आगे, है ना। तो इसके बाल कैसे थे भाई, पट्टियों वाले बाल थे। और मतलब लेफ्टन साहब के पट्टी, जो ओरिजिनल लेफ्टन थे ना उनके, और इनके कैसे थे, कैदियों से कटे हुए बाल, ये ध्यान रखना आप। आगे देखो कि फिर सोचा शायद शराब पिए हो और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। अब आगे सोच रहा है भाई ऐसे तो कैसे कहते भाई, एक पूरा वो उनका अधिकारी है कि बाल कटवाने का मौका मिल गया हो, शायद शराब पी रखी हो। लेना ने जांचना चाहा। लेफ्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लेफ्टन साहब कितने साल से उसकी रेजिमेंट में थे, 5 साल से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो ये क्या रहा, लेफ्टन क्या कह रहा है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, ये देश पसंद नहीं है। नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ। याद है 5 साल की नकली लड़ाई के पीछे हम जगदारी पंजाब है ना, के ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वहाँ। अब ये परखना चाह रहा है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। जब आप खोते पर सवार थे, आपका खान माँ अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। मतलब आपका खान सामा जो अब्दुल्ला था ना, रास्ते में एक मंदिर था, उसमें जल चढ़ाने को रह गए। बेशक पाजी कहीं का, ये लटन कह रहा। सामने से वे नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी। और आपकी ये गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। और आपकी ये गोली नीलगाय से के कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर आइए। उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था रेजिमेंट में मैच लगाएंगे, नीलगाय का मैच लगाएंगे। हाँ हाँ मैंने वे विलायत भेज दिया। अब क्या कह रहा है, हाँ हाँ मैंने वो कहाँ भेज दिया, विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होंगे। हाँ, लटन कह रहा हाँ लेना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तो लेना सिंह उस नीलगाय के सिंह कितने बता रहे, 2-2 फुट के। और ये लेफ्टन क्या बता रहा है, 2 फुट 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ। अब ये पूछ रहा भी आपने सिगरेट क्यों नहीं पिया। तो लेना कह रहा है पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ। कहकर लेना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना था। अब उसे पूरा हो गया कि ये कोई नकली आदमी है जो लेफ्टन साहब की वेश में आया है। अंधेरे में किसी सोने वाले से में टकराया। अंदर दिया सलाई लाने के बाद गया, वहाँ किसी से टकराया। कौन, वजीरा सिंह। किसे टकराया, वजीरा सिंह के। हाँ क्यों लेना, कयामत आ गई है। वजीरा कह रहा क्यों लेना, कयामत आ गई है, ऐसे टकरा रहे हो। जरा तो आंख लगने दी होती, कि जरा सा मुझे सोने दिया होता। लेना लेना कह रहा है, चौथा भाग शुरू हो रहा है कि होश में आओ, कयामत आ गई है लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर। लेना क्या कह रहा है, लेना सिंह में लेना कह रहा हूँ बार बार ना। वजीरा को क्या कह रहा है कि कयामत आई है पर लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। वजीरा कह रहा है क्या, लेफ्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए, उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा, बातें की। सोरा यानी ससुरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया है, तो अब क्या करें, है ना, आपस में बात करें। अब मारे गए धोखा। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर दावा होगा। ये सूबेदार तो कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर दावा होगा, उन पर खुले में दावा होगा। उठो, एक काम करो, लेफ्टन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। यानी लेफ्टन साहब के पैरों के निशान देखते देखते आप उनके पीछे जाओ, है ना। अभी दूर ना गए होंगे, वो अभी दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो, यानी जल्दी आ जाओ, देर मत करो। हुक्म तो यही है। अब वजीर सिंह क्या कह रहा है, हुक्म तो है यहाँ रहने का। अब लेना कह रहा है ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लेना जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, ये अभी क्या उनके हुक्म की ऐसी तैसी, मेरा हुक्म है क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा अफसर मैं हूँ। ये कह रहा है कौन, लेना सिंह। उसका हुक्म है, मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ कि आप जाओ सूबेदार के पीछे, उनको वापस लाओ और मैं तब तक इनकी खबर लेता हूँ। यहाँ पर तुम 8 ही हो। वजीरा कह रहा है कि तुम यहाँ पर तुम 8 ही हो, मैं 10 को छोड़ के गया था ना, तो अब 8 ही हो। एक तो वजीरा हो गया, लेना हो गया, टोटल 10 होता है ना। लेना सिंह क्या कहता है, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ, कि आप जाओ यहाँ से ना। लौट कर खाई के मुँहने पर लेना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर क्या निकाले, 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर
गुत्थी पर रखने ही वाले थे, मतलब गुत्थी पर रखने ही वाले थे। बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक उठाकर लेना सिंह ने सांप की कोनी पर तान कर दे मारा। कोनी पर तान के दे मारा। धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लेना ने एक कुंदा सांप की गर्दन पर मारा और सांप बोले अक मीन गोट। ये जर्मन है, ओ मेरे राम है ना, जर्मन भाषा का शब्द है। क्या इनका मतलब क्या है? मेरे राम, ओ मेरे राम, हे भगवान, कहते हुए चित हो गए। कौन? नकली लट्टन साहब। लेना सिंह ने दोनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके। सांप को घसीट कर सिगड़ी के पास ला बिठाया। जेबों की तलाश ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब के हवाले किया। यानी नकली लट्टन साहब के जेब से 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब में डाल लिया। किसने? लेना सिंह ने। साहब की मूर्छा हटी। लेना सिंह ने हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। अब उसको कह रहा, लेना सिंह थोड़ा बातों नहीं लगता है ना, या तो इसका कल्याण कर देना चाहिए। तो अब क्या कह रहा है? आज मैंने आपसे बहुत बातें सीखी है। ये सीखा है कि सिख क्या पीते हैं? सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगदारी के ज़िले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये इनसे सीखा है ना। ये सीखा कि मुसलमान खानसमा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। लेफ्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं, यानी गधे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साहब उर्दू कहाँ से सीख गए? हमारे लेफ्टन साहब बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। बिना डेम यानी अवरोध या रुकावट के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। मतलब इन चीज़ों से लेना सिंह ने पहचान लिया कि ये ओरिजिनल लेफ्टन साहब नहीं, कोई नकली लेफ्टन है जो उनकी ड्रेस यानी वर्दी पहन के आया है। लेना ने पतलून की जेबों की तलाश नहीं ली। लेना ने बाकी सब तो तलाश ली, लेकिन जो लेफ्टन था ना नकली, पतलून की जेब की तलाश नहीं ली। साहब ने मानो झाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाल रखे हो। तो उनको ऐसे लगा भाई सर्दी लग रही है, दोनों हाथ उन्होंने पतलून में डाल रखे। लेना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लेना इतने वर्ष लटन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। उनको आपस में बात कर रहा है ना। 3 महीने हुए। अब वापस देखो और बात बता रहा है कि 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया। एक तुर्की मौलवी किसके गांव में आया? लेना सिंह के गांव में। कौन से गांव में? मांझे में ना। मौलवी आया। औरतों के बच्चे होने के तावीज़ बांटता था, बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़े मंजा बिछा कर, 4 भाई बिछा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मौलवी कह रहा था वहाँ पर। ये इनको बता रहा था कौन? नकली लेफ्टन को लेना सिंह ये कहानी बता रहा था। मंडी के बनियों को बेकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जानने वाला है। डाक बाबू बोलो राम भी डर गया। मतलब डाक बाबू बोलो राम भी किससे डर गया? इससे डर गया जो मौलवी था ना उससे। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी। अब लेना कह रहा है मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी और गाँव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गाँव में अब आया या पैर रखा तो खैर नहीं है ना। तो आपस में ये इसको बता रहा है। लेकिन तब से देखो अब क्या होता है, साहब की जेब से पिस्तौल चला। अब साहब की जेब से पिस्तौल चला, लेना की जांग में गोली लगी। देखो लेना सिंह की कहाँ गोली लगी? किशन आ गई, नकली लेफ्टन ने जब गोली चलाई तो कहाँ लगी? जांग में गोली लगी। इधर लेना की हेनरी मार्टिन, लेना सिंह की बंदूक का क्या नाम है? हेनरी मार्टिन के 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। 2 फायर किए और साहब की कपाल क्रिया यानी साहब का मर्डर कर दिया ना। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बहुत चिल्लाया क्या है? बहुत चिल्लाया क्या है? लेना सिंह ने कहा कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। लेना सिंह चिल्लाया, मतलब बोधा सिंह चिल्लाया तो क्या कहा? लेना ने कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया और उसे मार दिया, मतलब बोधा को सुला दिया क्योंकि बोधा बीमार था। और उसे सब हाल कह दिया, बाकी सबको बता दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लेना ने सापा फाड़कर गांव के दोनों ओर पट्टियां कसकर बांधी। गोली कहाँ लगी? जांग में लगी, ध्यान रखना। गांव मास में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। इतने में 70 जर्मन आगे और खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ पर 8, यहाँ थे 8, मतलब वो जर्मन 70 और ये 8। लेना सिंह तक तक कर मारा था, वे खड़ा था, सब लेटे हुए थे। वे 70 वे अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज़ आई, मतलब वो ज़्यादा थे नहीं, कम थे, लेकिन फिर भी ये मजबूत थे। अचानक आवाज़ आई कि वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन चक्की के पाटों के बीच में आ गए। मतलब पीछे से जो वो गए थे ना हजारा सिंह सूबेदार, जो नकली लेफ्टन ने भेजा था किसी बहाने से, और आगे से ये लेना सिंह था ही। मतलब दोनों तरफ से गोलियां चल रही है ना। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते, सामने लेना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे हैं। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया।
एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। वो लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन खेत रहे या करा रहे थे, यानी 63 जर्मन या तो मर गए या फिर घायल हो गए। सिखों में 15 के प्राण, सिखों के में 15 के प्राण गए। ये ध्यान रखना आंकड़े ना, जर्मन तो 63 और ये 15। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लगी जो आर पार हो गई। सूबेदार जो हजारा सिंह था ना, उसके दाहिने कंधे में गोली लगी। क्यों सुना सकता है, कौन से कंधे में, दाहिने कंधे में। लेना सिंह की पसली में गोली लगी। पहले तो जांग पे गोली लगी, कब, जब लेफ्टिनेंट साहब ने चलाई पिस्तौल जेब के अंदर से। और अब जो जर्मन 70 जर्मन आए थे ना, उनसे लड़ाई हुई, तब पसली में गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, बाकी का सापा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई। लेना को दूसरा गांव भारी लगा, पहला गांव तो नॉर्मल सा लगा, दूसरा गांव क्या भारी लगा है। अब देखो कवि ने प्रकृति वर्णन किया। अच्छा ध्यान रखना, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, सीधी पूछी जा सकती है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंतो वेणु उपदेशाचार्य कहलाती थी। मतलब जो हवा चल रही थी ना, वो बाणभट्ट की भाषा में क्या कहलाती थी, दंत वेणु उपदेशाचार्य। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि पर मेरे मुंटों से चिपक रही थी। वजीरा सिंह कह रहा है, मतलब उनके पीछे गया था ना, हजारा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूंटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया, सूबेदार लेना सिंह ने सारा हाल सुना और कागजात पाकर तुरंत उनकी बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो सब मारे जाते। सूबेदार कह रहे हैं, तू नहीं होता लेना सिंह तो सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर है, दूसरी खाया मतलब एक खंदक और थी, 3 मील दाहिनी ओर। खंदक वालों ने सुन ली, उन्होंने टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट से 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। जो 3 मील दूर एक दाहिनी ओर एक खंदक और थी है ना, उन्होंने जो डॉक्टर वगैरह खोल के वो 1.5 घंटे के अंदर आ गए। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में गाय लिटाए गए, दूसरे में लाशें रखे गई। सूबेदार ने लेना सिंह की जांग में पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था, मतलब बुखार से वो चिल्ला रहा था। वे गाड़ी में लिटाया गया। लेना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लेना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, मतलब लेना सिंह को छोड़कर सूबेदार जा नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार ने की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले, मतलब इस गाड़ी में आप नहीं गए तो आपको बोधा की कसम और सूबेदार ने की क्या है, सौगंध है, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच गाड़ी भेज देना। लेना सिंह क्या कह रहा है, मेरे लिए वहाँ पहुँच आप दूसरी गाड़ी भेज देना। जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी, वैसे भी तो जर्मन मुर्दे ना 63, उनके लिए गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। लेना सिंह कह रहा है हजारा सिंह को कि मेरे पास ही है, कौन, वजीरा सिंह। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदार ने होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना। अब लेना सिंह सूबेदार को क्या कह रहा है कि सूबेदार ने होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था मैंने कर दिया। भाई उसने यही कहा था कि इनकी रक्षा करना, मेरे पति और मेरे बेटे की, वो मैंने कर दिया। वापस क्या क्या गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने लड़ते लड़ते लेना का हाथ पकड़ कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा। ये सूबेदार कह रहा है कि तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, ये लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदार ने से तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। तो कहानी का नाम उसने कहा था, मतलब एकांत एक तरफा प्रेम, लेकिन देखो अपनी जान की बाजी लगा रहा है लेना सिंह, तो इससे कुछ सीखना चाहिए ना। आगे देखो, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वे लिख देना और ये भी कह देना, यानी मतलब जो मैंने कहा है वो लिख देना और ये कह देना। गाड़ी के जाते ही लेना लेट गया। गाड़ी जैसे निकली लेना लेट गया, और वजीरा को क्या कह रहा है, वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब पानी पिला दे, अब कौन कह रहा है, लेना सिंह कह रहा है, पहली बार कह रहा है यहाँ, और उस टाइम बोधा ने कहा था। ठीक है, 5 भाग जो ये पंक्ति अभी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो ये पंक्तियाँ उसने कहा था कहानी से 5 भाग से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, लेना सिंह 12 बरस का, अब इसको याद आ रहा है, लेना सिंह 12 बरस का अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। 8 वर्ष की लड़की कौन है, जो सूबेदार नहीं हो रहा है ना। जब उससे पूछता है तेरी कुड़मई हो गई, तब दत्त कहकर वे
भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछ लिया तो उसने कहा, हाँ कल होगी, देखते नहीं ये रेशम के बूटों वाला सालू। सुनते ही लेना को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ पता नहीं है ना। वजीरा सिंह पानी पिला दे, मतलब पुरानी चीज़ें लेना सिंह को याद आ रही है और वजीरा सिंह कोई क्या बोल रहा, पानी पिला, यानी दूसरी बार बोल रहा है। अब वापस देखो, 25 वर्ष बीत गए। उस बात को कितने वर्ष बीत गए, 25 वर्ष। मतलब उस टाइम ये कितने साल का था, लेना सिंह 12 साल का। तो 12 और 25 में 12 जोड़े तो अब कितने साल का, 37 साल का। अब लेना सिंह 77 राइफल में क्या हो गया, जमादार हो गया। उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा, ना मालूम है कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने में अपने घर गया। मतलब 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने में कहाँ गया, घर गया था कौन, लेना सिंह। वहाँ रेजिमेंट के अफसरों की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। और वो लाम वाली चिट्ठी मिली और साथ में सूबेदार ने भी चिट्ठी लिखी कि साथ चलेंगे। और सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लेना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। लेना सिंह सूबेदार के यहाँ आया। जब चलने लगे तब सूबेदार वेड़े में से निकल कर आया। बोला, लेना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। कि सूबेदार ने तुमको जानती है तो जाके मिला। लेना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकने का आशी सुनी। लेना सिंह चुप। मुझे पहचाना? सूबेदार ने कहा मुझे पहचाना? कह रहे नहीं। सूबेदार ने कहती है तेरी कुड़मई होगी, दत्त कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। अब सूबेदार नहीं बता रहे। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। मतलब पसली का घाव बह निकला, ये सोच रहा है मन ही मन, क्योंकि मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, ऐसा कवि ने पहले कहा। अब तीसरी बार लेना और कह रहा है, वजीरा पानी पिला। उसने कहा था यानी सूबेदार ने कहा था, है ना। सोपन चल रहा था। सूबेदार ने कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। लेना सिंह को सूबेदार ने क्या कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। सरकार ने क्या दिया, बहादुरी का खिताब दिया है। लोयलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों ना बना दी। यानी हम तीमियों यानी स्त्रियों की एक गगरिया पलटन क्यों ना बना दी। पलटन का नाम ध्यान रखना, क्या नाम है, गगरिया पलटन। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, एक बेटा है। क्या कह रही है, अगर गगरिया पलटन बना दी तो मैं भी सूबेदार के हाथ चली जाती, है ना, साथ चली जाती। जो भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। एक बेटा है कौन, बोधा सिंह, जिसे फौज में भर्ती हुए कितने साल हुए, 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 हुए, उसके पीछे 4 और हुए। मतलब कुल कितने बेटे हुए सूबेदार के, 5। एक भी नहीं जिए, चारों 4 मर गए। सूबेदार ने रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, अब दोनों जा रहे हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन जब तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। एक दिन तांगे वाले के घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुम्हें उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। और आप घोड़ों की लातों में चले गए, यानी मेरे प्राण बचाकर आप घोड़ों की लातों में चला गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, कि जिस तरह लेना सिंह आपने मुझे बचाया, वैसे ही आप मेरे पति और बेटे को बचाना। ये मेरी भिक्षा है, ये मैं भिक्षा मांग रही हूँ, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो ये कहा था किसने, सूबेदार ने लेना सिंह को कहा था। तो इन्हीं पंक्तियों के आधार पर इस कहानी का नाम उसने कहा था पड़ा था। ठीक, उसने कहा था मतलब वो सूबेदार ने कहा था। आगे देखो, रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लेना भी आंसू पोंछता पोंछता बाहर आया। ओबरी यानी अंदर के घर में चली गई। एक चीज़ ध्यान रखना, सूबेदारनी से जब ये वापस मिले ना लेना सिंह, तो ये लेना सिंह तो 37 साल के थे और सूबेदारनी 33 साल की थी, क्योंकि 25 साल पुरानी घटना है। उस समय सूबेदारनी 8 साल की और लेना सिंह 12 साल के थे। तो ये आप वापस जोड़ लेना, ठीक है। और वजीरा को 4 बार कहा था पानी पिला दे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, वजीरा सिंह पानी पिला दे, चौथी बार उसने कहा था, है ना, ध्यान रखना। लेना का सिर गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लेना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। मतलब आधे घंटे तक इस बार लेना सिंह चुप रहा। फिर कौन बोला? किरत सिंह। किरत सिंह कौन है? लेना का छोटा भाई। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ, क्योंकि लेना ने कहा ना कि भाई मेरा मृत्यु वहाँ होगी, बुलेल के खड्ड के किनारे में लेटा रहूँगा। तो ये बात समझ कर हाँ कहा वजीरा सिंह ने। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट यानी जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। इस बार वजीरा को कहा 5 बार, लेकिन वजीरा का यह नाम नहीं आया। नाम लेके तो 4 बार, वैसे इसे भी आप काउंट कर सकते हो 5 बार का बस। अब के हाड़ यानी अषाढ़, हाड़ का अर्थ क्या है? अषाढ़। अब के हाड़ ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठ कर यही आम खाना, यानी चाचा और भतीजा मतलब भतीजा यानी लेना सिंह का लड़का है ना। चाचा भतीजा यहीं बैठ कर क्या खाना?
आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम, यानी जितना बड़ा तेरा भतीजा है मतलब जिस दिन लैला सिंह के बेटे का जन्म हुआ उसी दिन आम लगाया, शायद है ना, जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया। ये लैला सिंह कह रहा है अपने भाई को, मतलब भाई तो नहीं है, वजीरा सिंह को भाई समझ रहा है, वैसे गिरत सिंह इसका भाई है, ठीक है। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे हैं। कुछ दिन लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची में, मैदान में गांव से मरा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार लैला सिंह। तो ये कहानी यही समाप्त होती है साथियों। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है और आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।